जिसको वो कहते हैं कि ये ब्रह्म है, और जो आत्मा है उसमें एक जीव है। उसको कहते हैं कि ये शरीर है जो राम के रूप में है, या एक नायक के रूप में है विदेशी, जिसको विदेशिया का जो नायक है उसको विदेशी बोलते हैं, जो विदेश चला जाता है। तो वो नायक जो है वो ब्रह्म है, वो होगा, उसका अस्तित्व है, वो रहेगा। और उसके साथ साथ वो जीव की बात करते हैं कि ये उसकी जो वाइफ है या उसकी जो प्रेमिका है, चाहे वो राधा के रूप में हो, चाहे वो सीता के रूप में हो, या मीरा के रूप में हो, या किसी भी नायिका के रूप में हो, या पत्नी के रूप में हो, वो जीव है। वो हमेशा ये दोनों साथ चलते हैं। लेकिन विदेशिया में ये प्रश्न उठाते हैं कि जीव आत्मा से परमात्मा क्यों अलग हो गया, एक आत्मा और परमात्मा दोनों क्यों अलग हो गए, बिछुड़ गए, यानी कि डिस्प्लेसमेंट हुआ। और जो विदेशी था वो विदेश में कमाने के लिए चला गया, जो इसीलिए उसका विदेशिया नाम पड़ा, क्योंकि डिस्प्लेस्ड लोग थे। जो जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आ चुका था, अपने यहाँ इंडस्ट्री आ चुकी थी, कल कारखाने आए, तो उसमें रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए, रेलगाड़ियां आई, तो बिहार में बहुत बड़ा तबका कमाने के लिए कलकत्ता की तरफ पलायन किया, और अपनी पत्नी को छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर, और 10 साल 12 साल तक वो बाहर रहा कमाने के लिए, और वहां जाकर दूसरा घर बसा लेता है, दूसरी पत्नी कर लेता है, और अपनी पहली पत्नी को भूल जाता है। तो वो पत्नी जो है अपने विदेशी, अपने नायक की याद में यहाँ विरह में रहती है। तो मूल रूप से विदेशिया जो है विरह प्रधान गायन की शैली है, और अभिनय की शैली है, नृत्य की शैली है। तो नाच की जो हमारी परंपरा थी बिहार में, जो नचनी, वो कीर्तनिया से शुरू होकर, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि गीत गोविंद जैसा की रचना जयदेव का, उसमें भी नाचते हुए और कविताओं का परफॉर्मेंस होता था। वही प्रभाव विदेशिया में भी लौंडा नाच के फॉर्म के रूप में आया, जो पुरुष नर्तक महिला के गेटअप में, वेश में अभिनय करते हैं। तो नाच के डांस का भी फॉर्म है विदेशिया। गायन की शैली है जो पूर्वी शैली जो है हमारे यहाँ बिहार का, पूर्वी शैली के एक तरह से कहा जाए कि बेताज बादशाह जिसको बोलते हैं महेंद्र मिश्र, तो महेंद्र मिश्र ने पूर्वी शैली का इजाद किया। तो वो शैली, उस शैली का भी प्रभाव विदेशिया के ऊपर पड़ा। बेसिकली ये जो पूर्वी शैली है, ये प्रतिरोध में खड़ा था पश्चिमी शैली के अगेंस्ट, पश्चिमी शैली के प्रतिरोध में। एक तरह से कहा जा सकता है कि उसके रेजिस्टेंस ऑफ सिंगिंग का जो पैटर्न था, कि एक तरह से विरोध करती है। नायिका कहती है कि ये कल कारखाने जो आए हैं इसमें आग लग गया है, ये जो चापाकल आया है जिससे पानी पिया जाता है, नल, उसका जो काटी है, उसका जो ये मुख्य स्रोत है जहाँ से पानी गिरता है, वो टूट जाए। तो हमारा जो पति है गया है बाहर कमाने, वो काला हो गया है। गईले कलकतवा पियले चापा कल के पनिया रजऊ करिया भैया, यानी कि हमारा पति जो है विदेश गया है काम करने के लिए, काम करते करते वो काला हो गया है उसका शरीर। तो कल को बजर फूटो ना, उसको वज्र गिरे उस कल पे, उस कल कारखाने पे। तो एक तरह से प्रतिरोध है, एक तरह से विरोध करती है उस पश्चिमी जो हमारे यहाँ जो, या कॉलोनियल जो पूरा का पूरा साम्राज्य है। तो उसके खिलाफ में पूर्वी शैली का इजाद हुआ, और पूर्विया लोग जो इतने शोषित हुए, इतने एक तरह से कहा जाए कि वो मजदूर क्लास है जो काम करने गया है बाहर में, देशों में, विदेशों में भी, सूरीनाम में भी गए, ट्रिनाड गए, ये लोग मॉरिशस गए, ये सब जगह जाकर वहाँ के शहरों को। Sanjay ji, I'm sorry, request to you, if you can take these pieces in small bits, it will be easy for me to translate. But I'm going to take this entire chunk जो आपने अभी बात की है, but if you can just stick to smaller versions, it will be easy for me to translate. Okay, so Sanjay ji speaks about Bikari Thakur ji and the kind of work which he has been doing, and the Videshia
form which he has, which is basically a form of poetry and dance and presentation. Bikari Thakur has been greatly influenced by the Ramcharitramanas, where Rama, there's a eulogy of Rama as the main character, as the actor, and there is a little philosophy behind it where there is a talk about the body and the soul, where the body is basically of Rama, of the actor, and the soul is his wife, or which is life. So he says the body is Brahma, which is like Ram or the actor, and the soul is life, which is the wife. And this particular play, the Videsha, it talks about how both these, the body and the soul, cannot live without each other in very, very ideal circumstances. But because of migration, because of many issues, Rama, or the body, has to leave his family and move outwards to earn some source of income. So the issue of migration comes over there. And this, because of this migration, because of this movement, both the body and the soul have separated from each other. That is, and the wife, which is, I mean, we're talking about, metaphorically talking about a wife. It could be Radha, it could be Sita, it could be Meera, anyone. And when Rama, as an actor, as the body, or as Brahma, moves away from his family, he is there for many, many years, and he comes and probably marries again a second wife. And it is the angst or the sorrow of the first wife, who realizes that her husband has moved away. She accepts the fact that he has moved away for certain reasons, but the fact that he has forgotten her, and now he's found a new woman in his life. And this anxiety, this sorrow, this kind of anguish is brought about in the play of Bideshia, where they use what he has used, the word of Londa Nach, where there is an impersonification of the woman by young boy dancers, basically. And this is a very local form. And they bring out this story of the body and the soul leaving, or the main character, Rama, leaving his first wife and marrying someone else. And in these songs and poetry, and they also use dance, in the folk tradition, they also use dance. And this sorrow is against development, against migration, against colonialism. So there are multiple modern issues which are brought about in the performance by using forms which are very, very traditional and inherent to the traditional folk presentation which is being done. And he's also talking about Mahendra Mishra, who also greatly, and Geet Govinda, which is a poetry and dance form, and Mahendra Mishra, who greatly influenced this Videshia, the performance of Videsha. And so Videsha is going outwards to foreign land, which is not primarily which is local and belongs to that person. So he was talking about the story, and how there is this voice, or there's a poetry of resistance which comes out in the singing. So we are a resistance against development, resistance against the colonial rule, and it is different. This Eastern expression of sorrow is so very different than the Western expression of sorrow. And this is very, very local and captured beautifully in the folk traditions, and which he is greatly influenced by. Thank you, Sanjay ji. If you can keep your things, I will try to. मैंने एक पोइट्री कही थी कि गईले कलकत्ता गए, पियले चापा कल के पनिया, पानी पी रहा है नल का। जो रजऊ, मतलब हमारा हस्बैंड, करिया भी ले, काला हो गया है, मतलब चापाकल का पानी वो जो पी कर वो काला हो गया। उसी तरह से और भी जो एक विरोध, मतलब मैंने कहा कि जो पूर्वी शैली है, पूर्वी गायन की शैली है, या पूरे पूर्वांचल को वो कैप्चर करता है, उसमें प्रतिरोध और प्रतिशोध आया है। और एक तरह से कहा जा सकता है कि विरोध में, पश्चिमी सभ्यता के विरोध में ये शैली खड़ी हुई, और अपने आप में जिसमें कि नायिका जो है कहती है कि ये जो समाज है, मतलब वो जैसे कि मतलब हर पोइट्री में, हर कविता में कहीं ना कहीं से उसका एक विरोधी स्वर एक निकल के आता है। तो मैंने जब विदेशिया को करना शुरू किया, तो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि
एक तो विरोध का जो स्वर है वो, और दूसरा डिस्प्लेसमेंट की जो स्टोरी है जो आज भी इम्पोर्टेंट है। हम सब लोग डिस्प्लेस्ड हो रहे हैं, हम यहाँ बैठे हैं आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन हम डिप्लेस, एक दूसरे से कटे हुए हैं, एक दूसरे से विस्थापित हैं। तो ये आज के संदर्भ में एक वैश्विक जो विषय है, विस्थापन, तो इसलिए बड़ा ही आज भी रेलिवेंट है। और विदेशिया, और उस रेलिवेंसी इस कदर है कि आज मैं उस प्ले को जब भी करता हूँ तो उसमें हमेशा कुछ ना कुछ कंटेंट में एक नया नया कंटेंट जोड़ने की कोशिश करता हूँ। कंटेंट तो वही है, उसमें नए संदर्भों को भी बीच बीच में हम जोड़ने की कोशिश करते हैं। Right. आज देखिए लोक नाट्य जो है वो एक तो लोक धर्मी, नाट्य धर्मी और प्रयोग धर्मी, ये जो नाट्य शास्त्र में तीन जो अलग अलग ये कहा गया है, विभाजन है। और मैं अक्सर जो लोक धर्मी जो थिएटर है उसको उसको प्रयोग धर्मिता के साथ जोड़ के चलता हूँ, क्योंकि लोक में हमेशा प्रयोग की गुंजाइश होती है, लोक में परिवर्तन की गुंजाइश होती है, लोक में रूपांतरण की गुंजाइश होती है। और ये मूलतः उन लोगों की आवाज है जो लोग जो वंचित क्लास के लोग हैं, जो वो लोग जो हाशिए पर हैं समाज में, या सबसे वो जिसको कह सकते हैं कि गरीब क्लास है, ये सब उनकी आवाज है लोक नाटकों में, और इनको प्रतिनिधित्व करता है, इनको लेकर चलता है। एक जो सभ्य साहित्य है जिसको हम बोलते हैं कि अभिजात के साहित्य, अभिजात के वर्गीय जो आर्ट फॉर्म है, वो ठीक वैसे ही है जैसे कि बर्नार्ड शॉ ने एक बार कहा था कि ये जो गमले में, ड्राइंग रूम में जो गुलाब का फूल लगाकर लोग, अभिजात के वर्गीय लोग जो होते हैं, जो अपने ड्राइंग रूम में फूल गमला लगाते हैं और सजा के रखते हैं, तो ये उनके ऊपर एक तरह से लोक कलाएं जो है चोट करती हैं, कहती हैं कि वो फूल जो है ड्राइंग रूम में सजा कर रखने की वस्तु नहीं है, बल्कि वो तो जनमानस के बीच उसको फैलना चाहिए, उसके सुगंध को। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि लोक कलाएं जो है उसमें परिवर्तन की गुंजाइश, परिवर्तन कामी होती है, वो प्रगतिशील होता है। और इसलिए उसकी जो प्रगतिशीलता है वो मुझे आकर्षित करती है। वो आवाज बन के उभरती है उनकी जो आम जनता है। जैसे आज देखिए किसानों का बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है, Sir, और can ये I? कहीं ना कहीं से, जी, आगे बढ़ाऊं या रुक जाऊं? नहीं, just थोड़ा सा आप रुक लीजिए. He's also talking about a small little couplet of poetry which the very anxious or the very sad wife or the actress is speaking about. She says that her lover or her partner has gone to Calcutta and he's drunk the water there and he has become black. So it is some kind of sadness over there, and that's what he. Then he's coming back to the Lok theater or the folk theater, which is basically a form of an experimentation. There's a lot of there's protest and there is in reference to Videshia, he's saying there is a voice of protest and there's also a sequence or a narrative of migration. That is what attracts him, and he finds it very, very contemporary, because every time he has looked and re-looked and redesigned the play Videshia, he realizes that it becomes more and more contemporary, especially in today's context. As far as the folk theater is concerned, he says that this is a voice of a change, a voice of the oppressed, a voice of the people who are poor, who are largely mocked at. But he says that it is oppressive, it is definitely progressive, because it is definitely trying to bring about a certain amount of change by highlighting social issues. He's also giving a reference of Bernard Shaw, the reference over there where the affluent or the people, they normally would have a lovely bouquet of flowers, and in the folk tradition, the people, they say that these flowers are not meant to be kept in water decorated in someone's drawing room, but it is meant to be grown in the soil for common consumption of everyone. So the beauty is not about cutting the flowers and putting them in flower vases. So there's a very strong metaphor of camaraderie and of coming together, and this voice is something that really attracts him, and that's how you realize that it becomes very, very contemporary, the themes, the social issues which are raised over there. Thank you. Sanjay ji. थैंक यू अजय जी। तो ये मैं
जब भी लोक नाटकों से जुड़ता हूँ, करने की कोशिश करता हूँ, या अभी तक वो करता रहा हूँ, या जितने भी क्लासिक्स नाटक हैं, अलग अलग जॉनर के नाटक भी मैंने किए हैं, तो उसमें भी मैं वो एलिमेंट की तलाश करता हूँ, ढूंढने की कोशिश करता हूँ। अगर आधे अधूरे में ये जो तीन सूत्रधार, तीन अलग अलग गेटअप में अलग अलग कैरेक्टर के रूप में आता है, तो मुझे लगता है कि है तो ये बिल्कुल ही मॉडर्न थिएटर, मोहन राकेश का यथार्थवादी रियलिस्टिक प्ले है। लेकिन ये जो डिवाइस है कि एक ही एक्टर तीन रोल करता है, ये लोक शैली से लिया गया, मुझे लगता है एलिमेंट आया है। तो इस तरह बहुत सारे कॉन्टेम्प्रेरी नाटक ऐसे आज के संदर्भ के जो नाटक है, रियलिस्टिक नाटक भी है, उसमें भी जब उसको मैं करता हूँ, तो उसमें मैं कोशिश करता हूँ कि वो लोक एलिमेंट कहाँ से वो प्रभावित होकर, उसके अंदर लोक एलिमेंट कितना है, और कैसे उसको मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में एक नए तरीके से उसको प्रेजेंट करने की कोशिश की गई है। तो मैंने जिस तरह से बहुत सारे नाटक किए हैं, आषाढ़ के एक दिन में भी मैंने उसकी जो पोइट्री है, उस हिंदी नाटक वो बड़ा ही पोइटिक फॉर्म में लिखा गया है, तो उसके अंदर की जो पोइट्री है उसको मैं लेने की कोशिश करता हूँ। उसमें नेचर है, जितने भी तरह तरह के जो साउंड्स हैं, वहाँ मैं लोग जो ध्वनियाँ हैं उसको मैं तलाशने की कोशिश करता हूँ एज म्यूजिक कंपोजर। जब मैं गाना कंपोज करता हूँ, तो हमारे पास जो साउंड के जो हम पूरा जो हमारा जो देश है, या हमारा पूरा का पूरा विश्व है, वो बहुत ही रिच है साउंड को लेकर, ध्वनियों को लेकर। उन ध्वनियों की खोज मैं करता रहता हूँ। जैसे कि इन्वायरमेंटल जो ध्वनियाँ हैं, जैसे बरसात में बारिश होना, या अलग अलग महीनों में जो अलग अलग तरीके का जो फेस्टिवल है, उस फेस्टिवल में का जो कलर है, उसका जो म्यूजिक है, उसका जो साउंड है, वो मुझे बहुत ही प्रभावित करता है, और मैं उसको खोजने की कोशिश करता हूँ। और नेचर में जितनी भी आवाज़ें हैं, तो चाहे वो बादल के गरजने की आवाज़ हो, नदी का कलकल हो, या हवा का चलना हो, हवा का एक दूसरे से टकराना हो, या आग लगना, या फाइव एलिमेंट्स जो हमारे हैं उसकी जो आवाज़ें हैं, उसका जो म्यूजिक है, उन सारे म्यूजिक, वो सारे उसको मैं लोक से मानता हूँ। ये लोक जीवन की ध्वनियाँ हैं। लोक जीवन की ध्वनियों को मैं मॉडर्न थिएटर में लाने की कोशिश करता हूँ। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे नेचर में, हमारे वातावरण में, जो नेचर का जो एम्बियंस है, उसमें बहुत सारी ध्वनियाँ हैं। जानवरों में तरह तरह के जानवर हैं, उनकी जो बोलियां हैं, पक्षियों की जो तरह तरह के कलरव हैं, आवाजें हैं, वो सब लोक संस्कृति के ही अंग हैं। और उनको मैं अपने नाटकों में कोशिश करता हूँ कि उन ध्वनियों को लेकर और म्यूजिक कंपोज करूँ और आगे बढ़ूँ। तो Thank you. So he's always in the perpetual search for different elements which are used in the folk traditions, and trying to bring it into his bring that sensibility into his modern creations of modern plays. He's giving the reference of Adhe Adure, where even the play of Adhe Adure, there was one actor doing three different characters, and he said this is a very classic or traditional way in which folk artists work over there. Even in the play Ashadh Ka Ek Din, it's a huge lyrical presentation over there. He's in the poetry, which is reciting the different happenings in Ashadh Ka Ek Din. He's searching for different sounds which are very, very relevant to folk traditions. And he feels that our country and our universe is so rich in these sounds and the music that there's an abundance to choose from, whether it is environmental sounds like maybe the clouds, the rain, the water, the different sounds of fire, the basic five elements which we have, the sounds which are created over there, or sounds which are generated during festivals, different festivals across the country. There's so much vibrancy in sound, and also about animal sounds, the sounds of the birds. And he feels that these are basic foundation stones on which folk theater is based. And he's always in search when he's doing his music design or when he's doing these soundscapes. He's always looking out for these sounds and bringing them into his contemporary productions.
संजय जी। अजय जी, बेसिकली मैं बहुत प्रभावित हूँ लोक मंच से, इसलिए भी, लोक शैली से, लोक जीवन से, कि उसमें सामूहिकता का बोध होता है। टुगेदरनेस जो है वो इसका इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। और ये एक समूह को, जैसे कि किसी भी अनुष्ठान को देखें या किसी भी इस तरह के जो फेस्टिवल्स हैं उसको आप देखें, तो उसमें एक सामूहिकता का बोध होता है और श्रम का बड़ा ही महत्व है। तो जो मजदूर काम कर रहे होते हैं वो समूह में किस तरह से आवाजें निकालते हैं, ध्वनियां उत्पन्न करते हैं और गाना गाते हैं, या किसान जो खेतों में काम कर रहा होता है या कर रही होती है, किसान की महिलाएं, वो समूह में गाना गाती हैं, समूह में वो उनका एक तरह से सामूहिक जो एक एक्सप्रेशन है वो निकल के आता है और उसको सेलिब्रेट करती है। तो किसान मजदूर जो अपने मतलब संघर्ष करता है, श्रम करता है और जो उत्पादन का काम करता है, वैसा क्लास जो खेती करता है, जो कल्टीवेट करता है, उत्पादन करता है, उसको आज जैसे किसानों की जो समस्या है जिसको लेकर समूह में और जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यह भी एक लोक संस्कृति का आप देखेंगे कि बड़ा ही जबरदस्त उदाहरण है आज के समय में, कि तमाम जितने भी किसान हैं वो अलग अलग मतलब समुदाय से आते हैं। कोई पंजाब से है, कोई हरियाणा से है, कोई पश्चिमी उत्तर प्रदेश से है, कोई बिहार से है। पूरे देश का जो किसान जो है एक जगह इकट्ठा होकर और एक विरोध अपनी मांग रख रहे हैं या अपने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो उस वो कहीं ना कहीं से लोक संस्कृति या लोक जीवन या लोक शैली का हिस्सा है। और मैं इसको एक तरह से कह सकता हूँ, ये हमारे लिए आज भी बड़ा ही इम्पोर्टेंट एक इशूज के रूप में लोक नाट्य के माध्यम से जो प्रतिरोध और प्रतिशोध की जो मैं बात कर रहा था, आज देखने को मिल रहा है। तो वो सब हमारे लिए स्रोत है, एक तरह से कच्चा माल है हमारे नाटक के लिए, रंगमंच के लिए। हम यहाँ से हम लेकर और तभी हम नाटक में उसको वो कच्चा माल या जो रिसोर्सेज है जहाँ से हमें मिल रहा है, खाद पानी जहाँ से हम लेते हैं, वहीं से हम फिर नाटकों में उसका इस्तेमाल करते हैं। तो एक तरह से कहा जाए कि आज का जो समसामयिक थिएटर है, इसके लिए सबसे बड़ा जो देखा आपने जब कोरोना काल में जिस तरह से विस्थापन हुआ, जिस तरह से प्रवासी मजदूर उनको कहा गया और लौट कर वापस अपने गांव जा रहे थे, तो हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में, ये लोक जीवन है, ये लोक संस्कृति है। और ये वो जो श्रमिक हैं वर्ग के जो लोग हैं, जो अपने हक के लिए लड़ते हैं, लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, यही मेरे लिए लोक कला है, लोक जीवन है, लोक संस्कृति है। और इसी में से लोक शैलियाँ निकलती हैं और लोक नाट्य जिसको लेकर हम काम करते हैं। Okay, so Sanjay ji is greatly influenced by folk traditions for two principal reasons that he talks about. One is because it's a community activity where the entire community, which is staying in a certain geographical location, speaking a certain kind of language, they come together. And the second thing is because it is labor oriented, it is labor centric, where a lot of hard work, a lot of efforts go into creating, harvesting, producing. He's giving examples of whether it is farming or whether there are laborers working. And when this community activity is happening, there's always a certain amount of rhythm, there's a certain amount of music, there's a certain amount of narratives and certain amount of sounds which are created, which really attract him. And this is the expression of a certain community which are in agreement with each other, and that is why there is a certain kind of rhythm, and this is what attracts him, and this is what he tries to imbibe in his productions. And he says that everything that happens around us is somewhere related. He finds he sees it related somewhere to the folk traditions. He's giving the example of the recent, all of us know about the farmers agitation which is happening, and a whole exodus of people from the farming community have come together. And out here also, though they are from different regions, they are from different parts of the country, but there is a certain kind of protest, there is a certain kind of demand, there is a certain kind of
expression for their own rights, for their own existence. And this to him is material for, or it is content for him, and also he hopes for other theater people to create new work. So it is like a raw material, everything that happened where people are fighting for their own rights. He also is talking about this entire pandemic period where we all heard about a large exodus of people moving from one geographical location to the other geographical location, fighting for their rights and their existence. And this, he says, as a community activity, is extremely important and very, very raw material for theatrical writing or presentations. Sanjay ji. थैंक यू। तो अब मैं थोड़ा इसको जो पेडागोजी की बात हो रही थी कि आज के जो थिएटर प्रैक्टिशनर्स हैं उनके साथ लोग नाट्य को लेकर किस तरह का एक्सपीरियंस, कैसे उनको ट्रेंड किया जाना चाहिए। तो हमारे जो पटना में, मूल रूप से मैं पटना राजधानी में हूँ, काम कर रहा हूँ, तो हमारे जो अर्बन एक्टर्स आते हैं ज़्यादातर, उन एक्टर्स को लेकर चूंकि वो सब एक तरह से कहा जा सकता है कि मिडिल क्लास, जो अर्बन क्लास के जो लोग हैं वो हमारे साथ काम करने आते हैं, उनको लेकर एक तरह से हमने जो पेडागोजी है 3 स्टेजेस, ट्रेनिंग, प्रैक्टिस एंड परफॉर्मेंस। तो उनको ट्रेनिंग के लिए हम एक वातावरण तैयार करते हैं कि कैसे लोक जीवन के साथ इंट्रोड्यूस करें उनको, और जो लोक संस्कृति है, लोक गायन की, लोक नृत्य की, या लोक बोलियां, सबसे इम्पोर्टेंट है बोली, क्योंकि बोलियों का रंगमंच की आवश्यकता आज के समय में बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि अलग अलग बोलियों में का अपना लिटरेचर है, अपने उसके नायक हैं, अलग अलग कम्युनिटी के अलग अलग उनके अपने नायक हैं, उनके अपने हीरोज हैं, उसको वो एक तरह से ग्लोरीफाई करते हैं। और लोक बोलियों में जो हमारे डायलेक्ट्स हैं, लोकल डायलेक्ट्स, तो उसके अंदर अथाह पॉसिबिलिटीज हैं, चाहे कंटेंट के लेवल पे या फॉर्म के लेवल पे या क्राफ्ट के लेवल पे, उसको लेकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। तो मैं अपने जो एक्टर हैं उनको उन बोलियों में, जिस बोली से वो आते हैं, कि हमारे यहाँ की जो 4-5 बोलियां हैं, जैसे भोजपुरी है, मागधी है, मगही, फिर उसके बाद आप कहें बज्जिका है, अंगिका है, मैथिली है, बहुत ही स्ट्रांग भाषा है मैथिली। तो इन भाषाओं, इन बोलियों का जो लिटरेचर है तो अथाह है, समृद्ध है, बहुत बड़ा है। मैं उसका लिटरेचर भी बहुत ही मतलब चाहे वो कहानी के लेवल पे हो या कविताओं के स्तर पे या गीतों के माध्यम से, या उसके अंदर छोटी छोटी अनेक कहानियां होती हैं, तो वो जो एपिक फॉर्म में कहानियां होती हैं, उनको लेकर फिर हम अपने एक्टर के साथ डिस्कस करते हैं, उनके साथ चाहे उनकी जो फॉर्म्स हैं उसको प्रैक्टिस करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं उसके ऊपर, और तब जाकर उसका रियाज करना, उसको अपने आत्मसात करना। क्राफ्ट के स्तर पर तो आपने सीख लिया, नृत्य भी सीख लिया, गायन भी सीख लिया, फिर उसके बाद उसकी बोली जो है उसको भी आपने सीख लिया, कंटेंट को भी आपने समझ लिया, लेकिन उसको जब आप करेंगे तो उसके लिए आत्मसात करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा। और प्रैक्टिस वो 1-2 दिन नहीं, वो सालों प्रैक्टिस होती है। और जब प्रैक्टिस करेंगे तो वो आपका अपना हो जाएगा, आत्मसात करेंगे जब आप, देन उसके बाद हम परफॉर्मेंस के स्टेज में आते हैं, कि वो जो ट्रेनिंग और प्रैक्टिस करने के बाद जो परफॉर्मेंस की जो अवस्था है, उसमें हम जब उनको ले जाते हैं तो वहाँ वही जो शहरी एक्टर है, अर्बन एक्टर है, लोग देखते ही मतलब आश्चर्यचकित होते हैं कि अरे ये तो शहरी लड़का था, पूरा हाव भाव इसका शहरी था, अचानक पूरे लोक जीवन में लोक व्यवहार इसके अंदर आ गया, फोक जो एलिमेंट्स है सारे उसको आत्मसात करके, और जब वो मंच पे कर रहा होता, तो एक तरह से ये तभी हो संभव है जब हम इन 3 स्टेजेज हैं, ट्रेनिंग, प्रैक्टिस एंड परफॉर्मेंस को लेकर, और हम आज तक उसको लेकर काम कर रहे हैं, और ढेर सारे हजारों की संख्या में एक्टर्स निकले हैं जो शहरी हैं, वो लोक जीवन से समृद्ध होकर, लोक नाट्य से समृद्ध होकर, और आज देश दुनिया में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।
मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में भी पढ़ाने जाता हूँ विदेशिया को लेकर। तो फर्स्ट ईयर में मैं जब जब भी जाता हूँ तो Sanjay ji, can I just जी, come interrupt you here? I'm sorry. जी, Now he's going to move away to the pedagogy, something that came up. How is the pedagogy used, and how does the actually actor training takes place? And he says that most of the actors who come to him are basically with middle class sensibilities. They have a different kind of way of presenting their body language. Everything is different. Therefore, it is important to train them, and they're very urban. They come with urban sensitivities and sensibilities. So his pedagogy is basically in three areas. One is the training, the second is practice, and the third thing is performance. And he says that as far as the training is concerned, I mean the theatrical tools are used to train them, but most important when you're trying to work with the folk theater, it is about the dialects. There are multiple dialects in the folk traditions across the country, and each of these dialects, whether it is Bhojpuri or it's Magdi or it's Maithili, each of them have got a huge plethora of literature, which is whether it could be in the epics which are there, it could be in short stories, it could be in songs, it could be in the music, or it could be just oral narratives. And there are multiple possibilities as far as the dialects are concerned, and each of these folk traditions, they actually glorify different actors or characters or people from these dialects and their stories. And it is important for this actor to identify with them, and then try to understand the content, the form, and the craft. All these three things will have to be imbibed, and it takes a long time to first transform or to give this material, this content to the actor who's coming with a very different kind of a background and sensibility. And once this thing is given or shared with him, then comes practice. Again, it's about internalizing all this that has been learned. They have learned the singing, they have learned the music, they have learned the literature, they have learned the dialects, they have learned the content, form, and craft. Now it is a question of practicing it, and this is not something that happens just over a little time. It takes years for it to be imbibed, and so that the entire body can take in all these different structures of the folk things. And then finally, after years of working on the content, singing, dancing, and then the performance comes. And he says that there have been thousands of actors from this urban background who have come and kind of gone through this pedagogy, and it's very difficult. The audience is also very surprised that this boy, who was actually an urban bred individual, is actually completely transformed into someone who has been from the soil in the folk traditions. And it's very difficult to feel it, but this takes years of happening, and possibilities are numerous in these dialects and stories which are offered by the folk traditions and the different languages and traditions across the country. Sanjay ji. तो मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में भी विदेशिया को लेकर पिछले 15 वर्षों से काम कर रहा हूँ। और जो फर्स्ट ईयर के साथ मुझे अक्सर बुलाया जाता है, तो मजाक में ही किसी ने कहा कि अरे तुम फर्स्ट ईयर में क्यों, सेकेंड ईयर के साथ काम करना चाहिए, थर्ड ईयर के साथ काम करना चाहिए, फर्स्ट ईयर के बच्चों के साथ पिछले 15 वर्षों में तुमने ये काम किया है तो क्यों। तो मैं उसको मजाक में ये बोलता था कि मैं आया हूँ पोलियो का टीका देने के लिए। तो इसमें बड़ा ही मतलब हंसी होती थी और लाफ्टर हुआ कि सचमुच ये जो लोग का जो एलिमेंट है वो बच्चों के अंदर इंजेक्ट करने के लिए वो ये पोलियो टीका का काम करता है। उनके अंदर जितनी भी आड़ा तिरछा उनका बॉडी, उनके बोलने का तरीका या उनके बिहेवियर का जो तरीका है वो सारा कुछ बदल जाता है। और मुझे लड़कों ने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के पास आउट सैकड़ों विद्यार्थियों ने ये कहा कि सर, आपने फर्स्ट ईयर में जो हम लोगों को एक तरह से एनर्जी दी, ऊर्जा दी, और जिस तरह से आपने काम करवाया, उससे हम लोग पूरे थर्ड ईयर 3 साल कब गुजर गए पता नहीं चला, और रैलिश करते हुए निकले और बाहर निकल कर वो काम आ रहा है। आज हम फिल्म भी कर रहे हैं, टेलीविजन भी करते हैं। तो आपने जो इंजेक्ट किया था लोक शैली या लोक जो व्यवहार है या लोक संस्कृति है जो हमारे अंदर आपने प्रवेश कराया, वो आज काम आ रहा है। और हम लोग बहुत ही कंफर्टेबल होकर किसी भी तरीके का काम करते हैं। इसी को देखते हुए फिर मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय मुझे
एज फाउंडर डायरेक्टर मुझे काम करने का अवसर मिला। 8 साल तक, 5 साल का मेरा टर्म था, लेकिन 3 साल का एक्सटेंशन और मिला, और 8 साल में मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय कुवंती ड्रामा स्कूल को नेशनल लेवल पे उसको उसकी पहचान दिलवाई। इसके पीछे का एकमात्र कारण था कि जो हमने सिलेबस जो बनाए थे उसमें वो एक तरह से कहा जा सकता, थिएटर ऑन व्हील्स के तर्ज पे, घुमकड़ी, यानी कि आप पूरे मध्य प्रदेश में हमने फोकस किया, मध्य प्रदेश के जितने भी बोलियां हैं वो या फॉर्म्स हैं, अलग अलग, बुंदेलखंड का अलग है तो या जितने भी वहाँ निमाड़ी का अलग है, तो ये जितनी बोलियां हैं वहाँ की, उन बोलियों में हम प्रवेश करते थे अपने बच्चों को लेकर। और जितने भी ट्राइबल फॉर्म्स हैं, हाँ, तो उस ट्राइबल के इलाके में जो सीधी एक जगह है वहाँ जबरदस्त ट्राइबल का ये है, या और भी अन्य जो जगहों पे, उनके बीच जाकर हमारे विद्यार्थी उनके साथ इंटरेक्ट करें, उनके फॉर्म्स को देखें, उनको फॉर्म्स को सीखें, और उनके कंटेंट, वहाँ का जो लोकल जो पर्यावरण है उसको जाने, वहाँ के खेत खलिहान से उनका वास्ता हो, फिर उनके साथ रहना, उनके साथ खाना, उनकी जो खाने की जो संस्कृति है उसको देखना, उनके साथ इंटरेक्ट करना, घूमना फिरना, यानी कि अ, हम घुमक्कड़ी कर रहे थे। हमने सिलेबस इस तरह से डिजाइन किया था कि बच्चे जितने भी वहाँ के फॉर्म्स है उसको वो ग्रहण करें, सीखें, परफॉर्म करें, और शहर में जब भोपाल में या और भी कहीं जबलपुर में या इंदौर में, उज्जैन में जब उसका परफॉर्मेंस हम करते थे तो लोगों ने अप्रिशिएट किया, और इसकी पहचान पूरे राष्ट्रीय स्तर पे हुई, और हमारे विद्यार्थियों को इससे बहुत कुछ सीखने को मिला। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का सिलेबस अलग है, हमारा सिलेबस अलग। हाँ, ये जरूर है कि थिएटर का जो बेसिक जो ट्रेनिंग है, एथिक्स है, उसको जानना बड़ा ही जरूरी होता है। मॉडर्न इंडियन ड्रामा जानना होगा, क्लासिकल इंडियन ड्रामा जानना होता है, फिर थिएटर आर्किटेक्चर क्या होता है, टेक्निक क्या है, लाइट क्या है, साउंड क्या है, मेकअप क्या होता है, कॉस्ट्यूम डिजाइन क्या है, ये सब बेसिक्स है। इसके अलावे जो हम प्रोडक्शन करते थे, उस प्रोडक्शन में भी डिफरेंट डिफरेंट जॉनर के नाटक भी हमारे विद्यार्थियों ने किए, लेकिन ज्यादा फोकस हम फोक और ट्राइबल को लेकर कर रहे थे। जैसे आनंद रघुनंदन एक नाटक किया मैंने, वो आनंद रघुनंदन हिंदी का पहला नाटक माना गया, जो राम कथा के ऊपर है। और रीवा नरेश शिवराज सिंह थे, उन्होंने, विश्वनाथ सिंह, उन्होंने उसको लिखा था, ये 1840 के करीब के आसपास। तो इसको भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी, जयशंकर प्रसाद ने भी कहा कि हिंदी का पहला नाटक है जो ब्रज भाषा में लिखा गया। उसको मैंने बघेलखंड में बघेली बोली में उसको ट्रांसलेट करके, और वहाँ का जो क्राफ्ट है उसको उसमें हमने शामिल किया, वहाँ के संगीत को शामिल किया, वहाँ के ट्राइबल फॉर्म्स जितने थे उसको किया, वहाँ के इंस्ट्रूमेंट क्या थे, बाजा, उसको लेकर, और आनंद रघुनंदन की जब प्रस्तुति हमने की तो बहुत ही इसको अप्रिसिएशन मिला। भारत रंग महोत्सव में कामायनी ऑडिटोरियम में जब इसका मंचन हुआ तो लोगों ने 10 मिनट तक कर्टेन कॉल में स्टैंडिंग ओवेशन मिला था। उसके करीब 10-15 शोज किए। उसी प्रकार से और भी नाटक, जैसे कादम्बरी एक नाटक है जो उपन्यास है, जिसको कहा गया है कि दुनिया का पहला उपन्यास उसको माना गया है, कादम्बरी, बाणभट्ट ने लिखा। तो उस उपन्यास को भी करने का श्रेय हमारे नाट्य विद्यालय, मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय को जाता है। उसको मैंने डायरेक्ट किया। उसमें 3 जन्म की कथाएं थी, उसको भी मैंने एक लोक धर्मी तरीके से क्लासिक को बिल्कुल ही वहाँ के जितने भी लोकल जो फॉर्म्स हैं उसको लेकर तैयार किया। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि ये जो लोक नाट्य या जो है वो बड़ा ही, उसके अंदर पॉसिबिलिटी है, उसमें वो कभी भी खत्म नहीं होगा, वो लगातार अपना रूप बदलता जाएगा। और वो ट्रेडिशन में जो चीजें थी उसको हम किस तरह से आज के संदर्भ में कैसे उसका तो विकास हो रहा है, कैसे वो कैरी करता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, एक ट्रेडिशन
हाँ बोलिए। Yeah, sorry. So Sanjay ji is saying that he's also been teaching at the National School of Drama, and when he has been going there for many years, and he has been taking the Videshia performance there, and he always insisted on teaching the first year students. So very jokingly, people would say that why don't you teach the second year and the third year? So he used to also reply tongue in cheek, saying that my being with the first year is like giving the polio vaccine, which is given to very small children. So he wanted to inculcate the tradition and the entire methodology of the folk traditions at a very young age. And he realized that this has been a very successful experiment, because his students, when they graduate and when they start working in cinema and film, they've come back and said that it is the energy which you actually made us go through in the first year that has helped us to take in anything that comes our way, and we have been successful. With this, he also went and set up the Madhya Pradesh Drama School, which many of us know about. And out there, he said that yes, traditionally, the basic elements of theater training which are required, they have to be there. You have to know about Western theater, you have to know about the sound, the makeup and costumes, and all the theoretical part has to be known for an actor in training. But he introduced the concept of theater in wheels, where his actors and his students would actually go out into the community, into the different local people, into the tribal belts, and they would stay with them, they would listen to their language, they would eat with them, they would interact with them. And that gave a very different kind of sensibility when they actually lived with this, with the community over there. So that was also a very, what can we say, like he says, theater on wheels, or an experiential learning. So the kind of things that they learned as they watched, saw, interacted with the tribals and the local community, helped them to train their bodies, their minds, their thinking as actors. He also speaks about two plays which he did. One was Anand Raghunandan, which was written way back. It's considered the first Hindi play by Vishwanath Singh. And again, this kind of a performance, he translated that into Braj, into the Braj language, and Baghelkhand is the dialect which he used over there, and he introduced all the local folk elements into that performance, and it was very greatly appreciated. He also speaks about this epic called Kadambari, written by Bana Bhatt, probably the first such large something that covers three generations of a family, and this thing. And this also was used, and elements of folk were used over there, and it got standing ovations when they were performed at the Bharat Rang Mahotsav in Delhi, as well as the Kamani Auditorium, and so on and so forth. And out here, he has actually used actors who are trained in the methodologies, the pedagogy which he speaks about, and people were really awestruck that this kind of transformation can happen with these kind of productions. Sanjay ji. जी, तो कल्मिनेट भी किया जा सकता है। और पूछना, मैं जैसे बात कर रहा था कि लोग ट्रेडिशन में जो चीज़ें हैं, हमारी विरासत में जो चीज़ें हैं, उन चीज़ों को लेकर करना, उस क्राफ्ट को लेकर काम करना ही ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मैं इसको फिर सिर्फ क्राफ्टी हम अगर हो जाएं, तो एक तरह से वो म्यूजियम का पीस जैसा होके रह जाता है। कि देखो ऐसा था उस जमाने में, और आज भी मैं उसी तरह से हूबहू करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एक तरह से उस क्राफ्ट को करने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं होता है, क्योंकि ट्रेडिशन एक ऐसी चीज है जो हमेशा वो तैरती है। मतलब कहा गया है, वी मस्ट फ्लोट इन द वाटर ऑफ ट्रेडिशन, वी मस्ट नॉट सिंक इनटू इट, अदरवाइज इट वुड बी सुसाइडल। हमें अपने परंपरा में बहना चाहिए, उसमें डूबना नहीं चाहिए। जैसे ही हम डूब जाएंगे तो उस वक्त वो सुसाइडल की चीज होगा। तो इसलिए मैं लोक कलाओं को, या लोक जो क्राफ्ट है, या लोक जो शैलियाँ हैं, या लोक जीवन का जो कंटेंट है, उसको मैं उसमें डूबने की अपेक्षा मैं उसको ट्रैवल कराता हूँ, उसको उसमें ट्रेडिशन में तैरने की कोशिश करता हूँ, और ताकि एक नए संदर्भ में, नए कॉन्टेक्स्ट में, नए समसामयिक संदर्भ में, आधुनिक सौंदर्य बोध के साथ, आधुनिक रंग दृष्टि के साथ, आधुनिक टेक्निक के साथ उसको हम जब करने की कोशिश करते हैं,
तो उसका पूरा का पूरा सौंदर्य बदल जाता है उस लोक कला का। तो जो कि और वो आज के समय में भी उतना ही रोचक तरीके से लोगों के सामने आता है। लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं, लोग उसकी रोचकता में खो जाते हैं और उसको अप्रिसिएशन भी मिलता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ एक बार फिर कि हमें अपने ट्रेडिशन में अगर वो धारा के विरुद्ध मछलियां जो है धारा के साथ बह जाती हैं, मरी हुई मछलियां, जो जीवित मछली होती है वो धारा के विपरीत तैरती है। और इसी तरह से हमें धारा के विपरीत भी जाना पड़ता है जब लोक नाटकों की जब हम डील करते हैं आधुनिक संदर्भ में। तो कभी कभी हमें उसे जरूरी नहीं है कि हम उस प्रवाह में उस जीवन में बह जाएं, बल्कि हमें उसमें से कंटेंट के लेवल पे या क्राफ्ट के लेवल पे ही या टेक्निक के लेवल पे ही हमें उसको आज का जो सौंदर्य बोध के साथ उसको प्रेजेंट करना हमारा उद्देश्य होता है। और यही थिएटर का पर्पस भी है। हमें खो नहीं जाना है इस ट्रेडिशन में या उसमें वो ये म्यूजियम की तरह हो जाएगा कि देखो ऐसा नहीं, उसको हमें बिल्कुल प्रयोग करना चाहिए और प्रयोग धर्मी तरीके से उसमें हमें ट्रीट करना चाहिए। अजय जी। Haji. He says that he believes that any form of tradition, wherever it is, must not be only about craft. It's also about otherwise it just becomes, because if you just take the craft element of folk traditions and just build on it, it will become a museum piece and it will just freeze over there. It will have no life or no vibrancy to it. He gives a quote which says that you must flow in the water of tradition and not drown or sink in the water of tradition, or it will be suicidal. He likes to travel the folk traditions. He likes to give it a new meaning. He likes to interpret it in a different context, to give it different sensibilities by using modern technology. He's not frozen, ki, let's just take that and reproduce it over here. But there's a constant endeavor to keep on re-looking at it, redefining it, restructuring it, re-understanding it, and bring it out. He also gives another metaphor. He says he believes that in flowing water, when the fishes are in the flowing water, they would normally be dead fishes which flow in the water. There is also a need to go against the current and stay afloat, constantly taking up the challenges. And that is extremely important for him. And he feels that you have to, as a theater person, take the risks and not just flow with the tide, flow with the, just go along with the flow. And that's what keeps him alive and constantly exploring and looking at these folk traditions in different contexts, which are modern, with a modern sensibility, but not losing the basic essence with which they have been created. तो कोई प्रश्न है क्या अभी? Yes, I think बात करने के लिए, बोलने के लिए तो बहुत कुछ है बोलने के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि 1 घंटा से ज्यादा हो गया. Yes, I'm just going to see. I think let me just see. There are some questions in the chat box. मैं just देखता हूँ क्या है और हम लोग देखते हैं कि if we can address some of these questions. Sir, I have a question actually. Can you just give me a minute? Let me see if there's anything happening. Yeah. Just give me a minute, please. Let me see if there are any questions in the chat box. Okay. Okay. Please come up with a question. If you unmute yourself, is it Usha ji who's trying to ask a question? Or is it Soma? Am I seeing Soma's? I don't know who it is. Yeah, just unmute yourself and try to keep the question brief. Please introduce yourselves. And if you are going to, and you can ask the question and we can have this little interaction and dialogue. So Usha ji actually has asked, मेरे आगे उन्होंने पूछ लिया था. So ma'am, you can ask him. After that, I will come. Okay, so Usha ji, can I ask you to please come in with your question? Usha ji, can you unmute yourself? Can you? Yes, thank you. Yeah. Now, I just wanted to ask him, I understand what he's trying to do. I understand that he's bringing old folklore into contemporary theater. I just want him to give us a small presentation of how it can happen. Is it possible? Is it a small presentation how it can happen? Is it possible for him to do it in a small way? Okay, Sanjay ji, have you got her question? I think. I got. Haji.
कैसे, मतलब कोई एग्जाम्पल की बात कर रही हैं? हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। जैसे देखिए विदेशिया नाटक में एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा है, तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन एक एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। ये अंत में उसका जो नाटक है सुखांत होता है। इंडियन ट्रेडिशन में सुखांत नाटकों का जो चलन रहा है कि दोनों पत्नियां मिल जाती हैं। वो जो हमारा जो फ्यूडल सिस्टम था, तो वो इजाजत देता था कि दोनों साथ रह सकती है, और वहां से नाटक में सुखांत आता है। मैंने देखा कि नहीं, ये तो आज के संदर्भ में वो दोनों साथ तो हैं, लेकिन मैंने वो जो कलकत्ता में जिससे उसने शादी किया था, कलकत्ते वाली से, का बच्चा भी है, तो मैंने उस बच्चे से बुलवाया अंत में कि मम्मी एक बात बताओ, हमारी दो दो मम्मियाँ और एक पापा, ये कैसे हुआ? ये बहुत बड़ा प्रश्न बच्चे के माध्यम से हमने खड़ा किया है, जो नाटक में नहीं है, ओरिजिनल नाटक। तो इस तरह के और भी बीच बीच में प्रयोग हम करते रहे हैं। जैसे कि जो भी आज भी मतलब एक नाटक मैंने किया कबीर के ऊपर, तो उसमें एक कबीर नहीं है, बल्कि 5-6 कबीर हमने बनाए। एक कबीर है जो सोशल वर्कर है, एक कबीर है, एक ओरिजिनल नाटक में नहीं था, लेकिन मैंने उसको स्प्लिट किया। तो एक कबीर जो है वो फाइटर है, एक कबीर जो है क्लासिक है, एक कबीर फोक है, एक कबीर आध्यात्म की बात करता है, चला गया है आध्यात्मिक जगत में। तो उन सबों को लेकर एक कोरस के फॉर्म में मैं जब करता हूँ, तो अपने आप में ढेर सारे प्रश्न खड़ा होते हैं, ढेर सारे पर्सपेक्टिव निकल के आता है कि कबीर एज ऐसा, कबीर एज ऐसा, कबीर ऐसा। जो तो उसमें भी अभी जो किसानों का जो आंदोलन चल रहा है, वहाँ भी जब ये जो है राजा वो जब इन लोगों से टैक्स की मांग करता है, कबीर के अनुयायी जितने लोग थे उस वक्त में, तो ये सारे लोग विरोध के स्वर खड़ा करते हैं। और वो किसान, आज जो किसानों का जो आंदोलन है, तो उसके साथ मैंने उसको जोड़ लिया, और वो सारे लोग विरोध कर रहे हैं जो आज विरोध हो रहा है जिस तरीके से। तो ये सब चीजें हैं जो बीच बीच में छोटे छोटे नुएंसेस के रूप में भी वो आता है। वो बदलाव जरूरी नहीं है कि हम कंटेंट पूरा बदल दें, बल्कि हमेशा थिएटर लोकल होता है। आज का उसके अंदर आज क्या है, आज के संदर्भ में वो कहाँ खड़ा है ये नाटक। तो जब तक हम उसकी तलाश नहीं करेंगे, तब तक फिर वो एक तरह से हम पुरानी चीजों को हम बस करके, और एक था ऐसा नाटक, एक था राजा इस तरह, लेकिन वो था, लेकिन आज वो राजा कौन है? वो जो राजा जो बहुत ही अच्छा था, वो आज का अच्छा आदमी कौन है? क्या वो गांधी है? क्या वो बुद्ध है? या क्या वो मतलब राम है? तो हमें उस रूप से उसको देखना है, प्रेजेंट करना है। तो ये जो विदेशिया में मैंने प्रश्न खड़ा किया उस बच्चे के माध्यम से, जो आज का बहुत बड़ा प्रश्न है, आज की पीढ़ी इसको जानना चाहती कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, और उसके बाद कोई जवाब नहीं रहता है। तो बोलता है कि माया की नगरिया में लागल बाबजरिया, एक गाना है, माया की नगरी है, बाजार लगा हुआ है, बहुत सारी चीजें बिक रही हैं, आपको जो खरीदना है खरीदिए सब लोग। तो एक तरह से आज का जो बाजार है उसके ऊपर भी चोट है। Okay. So, Usha ji, can I just give me spare 2 minutes for me? I just for the benefit of everyone else, I'm going to get the question and get the answer which Sanjay ji gave. Usha ji was asking him to share some example when he's talking right across about contemporizing a certain folk tradition into contemporary issues. So he talks about the play Videshia. We have already spoken about it. It's about the husband, the actor Rama, whatever it is, leaving his wife and going to a different state for a number of reasons. He gets married to a different woman over there, and at the end of the play, in the original play, both these women come together and they reconcile, and the feudal system allowed this kind of a thing. But
for Sanjay ji, he was not very convinced with the ending. So he realized that as this person moved to Calcutta, he had a new wife, the second wife, and there was a child also. So his ending of the play is his concerns, his angst, or his own inquiry about this whole system is spoken through the voice of the child, where the child says that in a very lyrical and poetical form, he says that I've got two mothers and one father. How is it possible? So he raises a very, very relevant question. And at the end of our talk right now, he also said that it is very important in today's context, because this is the newer generation. The young people are actually dabbling with or kind of struggling with this particular issue. And again, in form of poetry, it says that it's an open market. Anyone can come and buy and sell whatever they want. So it's a very relevant kind of a thing. The other example he gave is of a play which he does with Kabir. And but here he doesn't take Kabir as one protagonist, but he uses Kabir as a social worker, as a fighter, as a folk artist, as a classic, or as a spiritual. And this raises multiple issues on the integrity, on the issues about Kabir and his philosophy, and so on and so forth. And he also ties up this story with the latest problem which we are facing right now, the issue which has been raised about the farmers' rights and the king or the leader or the person who's in authority levying taxes on these people, and the protest which has come in as a consequence of these oppressions in a way. So he's made two very relevant points which I would like to highlight over here. He says that you don't, many a times when you're working on the script and the material, you don't have to change the entire play, but you can actually change certain nuances, like he did with Videshia at the ending where the child is speaking. And also he says that you have to find theater in the local, because once it becomes more, then it becomes more relevant, and it is easy for people to identify and relate to the locality of that particular theatrical performance. So this is the interaction between Usha ji and Sanjay ji. I think Soma, were you trying to ask another question before? Yes, Yuvraj, I'll come to you also. Small comment to make. Yes, please. I had a small comment to make. Yes, ji, bataiye. Please say. Soma ji, yes, please go ahead. We can't hear you, Soma ji. We cannot hear you. Unmute and speak. Unmute and speak. You're already unmuted, but is this? It's mute. It's mute. Am I audible now? Yes, you're audible now. Just come in close to your microphone. Yes. Yes. नमस्कार संजय जी, मैं सोमा दास हूँ कोलकाता से। जी जी नमस्कार। मैं सुन रही थी आपकी बात। सर मेरा प्रश्न ये है कि प्रश्न नहीं, ये मेरा मैंने एक आपसे एक मैंने एक्सपीरियंस मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि आप फोक थिएटर को लेके आप इतने साल काम कर रहे हैं, और एज यू नो दैट बहुत सारे फोक फॉर्म्स है अराउंड द इंडिया जो हमारे भारत में। तो हमारे जैसे कि आलकाप है, गोम्भीरा है, लेटो है, माछानी है, डोमनी है, आपको पता ही है। तो इन सारे जो फोक फॉर्म है, इनमें जो भाषा आपने अभी अभी बोले कि बोली के बारे में बहुत ध्यान से इनको ठीक तरीके से इसको पेश करना चाहिए, और हमारे जो समाज है, समाज में जैसे जैसे चल रहा है ऐसे ऐसे ही भाषा के दौरान हम इसको सुनते आ रहे हैं या फिर देखते आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल जितने भी नाटक, बहुत सारे नाटक ऐसे भी हम देख रहे हैं जहां पे, जैसे मेरा तो भाषा के काम नहीं है, फिर मैं बिना बोले काम करती हूँ, लेकिन फिर भी मैं देखती हूँ कि कभी कभी भाषा में बहुत सारे ऐसे गाली यूज हो रहे हैं आजकल, तो बिना वजह। कभी कभी मुझे लगता है ऐसे, पता नहीं, मैं शायद बहुत कम एक्सपीरियंस है मेरा, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कभी कभी बहुत सारे अच्छे अच्छे नाटक के दल भी है जिनके नाटक में बिना वजह ऐसे गालियों का प्रयोग होता है। तो सर मेरा प्रश्न ये है कि कौन सी लैंग्वेज या फिर कौन सी फॉर्म में हम अपने आप को और भी थोड़ा सा पॉलिश कर सके, और इस विचार में आपका क्या विचार है सर इस विषय में? Sanjay ji, can I just translate this question? Try to translate, Soma ji. I'll try to translate this question into English. Soma ji speaks about the different dialects which have been used across the country. Sanjay ji spoke about some of them, but there are multiple such kind of dialects. And as a society, she feels that in many of the modern plays, there's a huge amount of abusive language which has been used, bad words have been used over there. So she's trying to grapple with it as to how does one
tackle with it? Is it really necessary? And what is Sanjay ji's views about this? I think these are two different parts to that question, but as Sanjay ji has understood it, please you can answer a question. देखिए सोमा जी, लोक नाटकों में मतलब अब से 100 साल पहले आप चले जाएं या 50 वर्ष पहले चले जाएं, चाहे वो विदेशिया हो, चाहे भवाई हो, तमाशा हो या नौटंकी हो, इन सबों में प्रयोग होते थे गालियों का बहुत ही। और गाली भी एक भाषा है, और गाली को आप कारंती जी भी कहते थे कि गाली में मैं संगीत ढूंढता हूँ, गालियों में। और उस वक्त की डिमांड थी, क्योंकि हमारे विदेशिया फॉर्म में जब भिखारी ठाकुर या बाद में उनके जो लोग नाच करने लगे विदेशिया को लेकर, उनके जो शिष्य थे, उन लोगों ने बहुत ही अश्लील तरीके से उसके अंदर भदेशपन जिसको बोलते हैं, उसमें बहुत सारे इस तरह के सिचुएशंस हैं जहाँ पे गाली है, भदेशपन है, अश्लीलता है, जिसको सो कॉल्ड हम अश्लील कहते हैं। वो अश्लील क्या होता, इसमें भी एक बहस है कि अश्लील क्या है और अश्लील क्या है। तो ये सब होता था। विदेशिया में चूंकि महिलाओं को वर्जित था, महिलाएं नाटक नहीं देखती थी, सोसाइटी में, घर परिवार में ये मना था कि आप महिलाएं नाटक नहीं देखेंगी, और महिलाओं का पाठ नर्तक भी करते थे, पुरुष करते थे। हर लोग फॉर्म में, फोक फॉर्म में आप देखेंगी कि महिलाएं नहीं उसमें काम करती हैं, सिर्फ मर्द उसमें काम करते हैं। और उसको उसमें इस तरह की गालियां, भदेशपन, आपस में ये सब करना, जो कि डिमांड था, लोग हंसते थे। उस वक्त का मनोरंजन का माध्यम ये था। और आज भी भोजपुरी फिल्में, बहुत ही अश्लील फिल्में बन रही हैं, जिसमें कि गालियां भी हैं और द्विअर्थी संवाद भी, जिसका मैं विरोध करता हूँ, जिसके प्रतिरोध में हम थिएटर करते हैं। थिएटर इसलिए करते हैं जिसमें कि अच्छी संस्कृति, अच्छी बातें हों, और जो प्यार की बात करे, मोहब्बत की बात करे, नफरत की बात नहीं करे। तो गालियां उस वक्त दी जाती थी जब मैंने भी रिसिया करना शुरू किया। वो आप देखेंगी 700 मोर देन 700 शोज, और अगर तमाम देख ले, और भी तो हजारों शोज हमने किए हैं। वो लड़कियां करती हैं हमारी, लड़के नहीं करते हैं। और वो सारी अश्लीलता, वो जो सारा कुछ था, आज का निर्देशक नहीं करेगा। पहले जो लोग थे, जो अनपढ़ थे, लोक नाट्य से लोक कलाकार जो थे, तो वो उनके पास कोई इस तरह का एक्सपोजर नहीं था, पढ़ाई का, ट्रेनिंग का, तो वो उनका वो सहज अभिव्यक्ति थी। गाली जो है वो उनके घर की भाषा है। आज भी पंजाब में जाएंगे तो बात बात तो माँ बहन, ये घर की में भी यूज होता है। बाप बेटे को, बेटा बाप को भी बोलता है। और ये तो एक सहज स्पॉन्टेनियस उनका एक्सप्रेशन है, जिसके अंदर कोई मतलब गलत नियत नहीं होता है गाली देने का। तो उस तरह से गालियों में भी मैं कभी कभी रचनात्मक होती है गालियाँ जो है कभी कभी हमारे लिए एक हंसी का भी काम करता है, और कभी उसमें म्यूजिक भी, जैसा एक कारण भी कहते थे कि गालियों से मैं म्यूजिक क्रिएट करता हूँ, पूछता हूँ, तलाश करता हूँ। तो तब का की बात अलग थी। आज का जो निर्देशक है, मेरे जैसा जो ट्रेंड है, वो इस तरह की चीजों को बढ़ावा नहीं देगा, बल्कि उसका विरोध करेगा। Okay, so as an answer to Shoma Das's question, Sanjay ji says that using this kind of explicit language is also a kind of a language, and in a way, in those times when there was more illiteracy and where it was largely men who would perform even the roles of women, this was kind of accepted because then women were not being exploited, but the language was used. But he's in strong opposition to this kind of language, even used in today's Bhojpuri films, and he doesn't believe. But if there is a demand for it, if the script or the content demands the use, it can be justified. But otherwise,
then it was used largely as a form of entertainment. That is the way people would, get their kind of kick by this kind of explicit language which has been used. And even today, he says, in certain parts of the country, the bad language or the foul language is used, but it becomes a spontaneous expression. It need not necessarily mean what it is said as. Okay, it is just a way of reacting, and you can see this thing happen many times. He gives the example of B.V. Karant, who had said at one point of time that such kind of foul language, or he makes music from such kind of bad language or foul language. But principally, in today's context, Sanjay ji will not advocate unnecessary use of foul language, just bad language or bad word, just to attract attention, because he feels that that is not the right way to do it. Sanjay ji, there is one question which has been coming in from Deepti Yadav. She says, Sanjay sir, आप अपनी लोक कला में क्या भारत के हर क्षेत्र की बोली और संस्कृति का मिश्रण करते हैं, या फिर यह केवल उत्तर भारत तक ही सीमित है? So the question which Deepti Yadav is asking Sanjay ji is that, sir, do you use the dialects and the cultural traditions, the folk traditions from other parts of the country also in your productions, or is it only restricted or limited to that of the northern parts of the country? नहीं, मैं बिल्कुल बड़ी बढ़िया क्वेश्चन है. चूंकि सिम्फनी जो है हमारे अंदर की म्यूजिकल सिम्फनी, वो चूंकि मैं बिहार से हूँ, या पूर्वांचल की है, या पूर्वी जिसको कह सकते हैं, या उत्तर भारत का जो संगीत है वो हमारे अंदर है. लेकिन जब मैं बाहर जाकर निकलता हूँ काम करने अलग अलग फॉर्म्स में, जैसे जसमावड़न किया भवई शैली में, तो उस फॉर्म को मैंने सीखा, उसके क्राफ्ट को सीखा, उसके संगीत को सीखा, और देन उसके बाद उसका मैंने इस्तेमाल किया उसमें. उसी प्रकार से अगर मैं नौटंकी, क्योंकि उत्तर भारत की, तो चलिए नौटंकी छोड़ दीजिए हमारे, लेकिन मैं जब गुजरात गया और बंसी कौल जी के साथ एक वर्कशॉप हुआ था, तो वहाँ का जो फॉर्म है उसको हमने सीखने की कोशिश की, जानने की कोशिश की. जब मैं ट्राइबल इलाके में जाता हूँ छत्तीसगढ़ में, तो वहाँ के फॉर्म्स को लेकर और फिर उसमें उनके जो संगीत है या नाचा जो डांस का फॉर्म है वो लेकर, और उसमें वहाँ का जो संगीत है उसके साथ मैं कोशिश करता हूँ कि उसको मैं अपने नाटकों में उसका इस्तेमाल करूँ. तो अलग अलग फॉर्म में भी मैंने काम करने उड़ीसा गया था रविंद्र दास जी के साथ, तो वहाँ का जो फॉर्म है पाला गायन से लेकर और तमाम वहाँ की दूसरी, उसको मैंने कोशिश की कि उसमें ढालने की कोशिश की. ये ज़रूर है कि जब मैं प्रोडक्शन करता हूँ तो मेरे नाटकों में सिर्फ कोई क्षेत्रीयतावाद नहीं है, कोई एक क्षेत्र का मतलब ये नहीं है, मतलब को लेकर मेरी कोई जिसको कहते हैं कि प्रेजुडिस, कि मैं सिर्फ और सिर्फ विदेशिया शैली को ही करूँगा. मैंने विदेशिया में बहुत सारे गाने ऐसे कंपोज किए हैं जो विदेशिया के नहीं हैं या उत्तर भारत के नहीं हैं. आप सुनेंगे तो लगेगा अरे ये तो राजस्थान का आलाप जो आ रहा है तो राजस्थानी है, अरे ये तो कभी कभी लगेगा कि ये तो ये छत्तीसगढ़ का जो सुआ संगीत है तो वो उसका प्रभाव है. मेरा नाटक जो है एक शैली के बहाने पूरे देश को रिप्रेजेंट करता है. पूरे देश की जो शैलियाँ हैं, जो इम्पोर्टेंट, जो पॉपुलर, जो हमारे कानों में है, मैं वो किसी न किसी तरह से उसमें आ जाता है, और एक तरह से वो पूरा भारतीय नाटक होता है. सिर्फ बिहारी नाटक नहीं होकर रह जाता है, बल्कि उसको मैं अक्सर कहता हूँ कि मेरा नाटक जो है भारतीय नाटक, भारतीय रंगमंच को रिप्रेजेंट करता है. क्योंकि मैं बिहारी हूँ, बिहार का हूँ, तो वो जो बिहारी जो कल्चर मेरे अंदर बचपन से वो है वो तो रहेगा ही, लेकिन उसको मैं परिष्कृत भी करता रहता हूँ अलग अलग फॉर्म्स में. जब मैं जाता हूँ चाहे ट्राइबल इलाके में जाऊँ तो वहाँ मुझे करना होता है, तो मैं उसके मुताबिक ढलने की कोशिश करता हूँ. अब कितना मैं ढल पाता हूँ ये बात की बात. ओके.
So he says that the musical symphony is within all of us, and as a director, it is not that he is trying to promote only music or only traditions from his part of the country or the Bihari traditions, but as he moved on, he has used the Bhavai form when he was working with Bansi Kaulji, when he was working with Robin Singh, he did the Pala Gayan. So he has imbibed all these different styles, but whenever he goes to a different area and he's trying to work in some production which is very, very local to that area, he tries to go to the tribal belt, tries to listen to their music, to the sounds, to their rhythms, and incorporate that into his play if the need be. And so he's not specifically prejudiced in any form. He's sometimes when he's created some work, even he gives the example of Videshya. Sometimes when you're listening to some of the compositions which he has created, you might think it is sounding like the Swag from Chhattisgarh or sounding like an Alapi from Rajasthani, so on and so forth. But it's not. So it could give that kind of an impression to him. His productions are Bharatiya. They are very much Indian, which kind of connect the web, the Indianness of the different regions. And there is absolutely no intent or no deliberate focus on just promoting from the state or from the region from where he comes. He tries to give it a more regional, a more global, a more universal kind of a feel to the compositions which he creates. Okay, so I don't. Okay, wait. There are some. Saurabh, Prakash. Oh, sorry, Yuvraj. I'm extremely sorry. Yes, please, Yuvraj, unmute yourself and come in. Saurabh, I'll come to you after Yuvraj ji has spoken up. Okay. संजय भाई, मैं तो एक बहुत छोटा सा सवाल है, एक्टर होने के नाते मैं थोड़ा लालची हूँ जहां तक आवाज की बात आती है. मतलब मैं आई बीन वर्किंग ऑन बॉडी लैंग्वेज अ लॉट, बट साउंड जो है मुझे बहुत फैसिनेट करती है, साउंड ऑफ एनी काइंड, ऑफ एनी स्टेट, एनी रीजन. तो आई विल अप्रिशिएट, since we have lots of people from south as well as other parts of India, तो विदेशिया का एक प्लीज एक एक्सप्रेशन जो है डायलॉग का of that particular form, I'll appreciate if you could narrate or sing out or whatever, if it is possible. I'm being a little greedy, I can't help it. You're wonderful singer, तो मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं, मुझे अच्छा लगता है आपको सुनना. यहाँ भी आप युवराज जी आप नहीं छोड़ेंगे, मुझे दवा कर ही रहेंगे. तो मैं जवाब दूं या आप उसको ट्रांसलेट करेंगे? नहीं, I think it's quite clear, but Yuvraj ji is something that we all wanted Sanjay ji to do is to either sing a piece from his play Videshya, or something that we can hear the sound, the local dialect that he has created. And Yuvraj says that he, being an actor, he's always fascinated by sound, and that's what attracts him. And then which better platform than having Sanjay ji right here for us to share. So he's made that a little appeal. I think Sanjay ji, she will definitely be obliging. Thank you. शुरुआती जो संवाद है, दो चार मुझे याद है वो. तो आज विदेशिया के तमाशा होई हन. तो विदेशिया के तमाशा काहे? तो दूर दूर से लोग आवेला कहेला कि चले के विदेशिया के नाच देखे चले के. तो जान जाए सभी कि विदेशिया के नाच ना है, ये विदेशिया के तमाशा है. तमाशा इस नाटक में 4 आदमी के पाठ बा. तो पूछी कौना कौना के? तो विदेशी 1, प्यारी सुंदरी 2, बटोही 3 और अखेलीन 4. तो इस चारों के बीच में संवाद होके के चाहिए. तो कैसन? तो प्यारी सुंदरी के राधिका जी लेखा, विदेशी के ब्रह्म लेखा, बटोही के उधो जी लेखा और रखेलिन के कुबड़ी लेखा. तो ये चारों के बीच में संवाद होके के चाहिए. तो ये संवाद का बोलने का जो स्टाइल है, तरीका है, और उसी में जो गायन की जो शैली है. दबना कराई सैया अरे घर बैठवले से. विरह है. दबना कराई
सैया घर बैठवले से अरे अपने परैल पुरुबवा विदेशिया अपने गैल परदेश रे विदेशिया गवना कराई सैया और घर बैठवले से अरे अपने गैल परदेश रे विदेशिया। तो ये एक स्टाइल है गायन की। वाह वाह। मैं हरियाणा में बैठ के बिहार की खुशबू महसूस कर रहा हूँ। Super. Thank you, sir, very much. Thank you. I'm not going to translate हारमोनियम that. वगैरह होता है, साज होता है, तो गाने का अलग आनंद है। तो अभी Sure. Saurabh, would you like to come in? I think you were trying to say something. Saurabh Prakash, you wanted to say something? Are you there? Saurabh, can you unmute yourself and come in if you're there anywhere? Okay. I see another hand up. I don't know, someone from iPhone. Please come in, unmute yourself and come in. Can you also give your name so we know? I can just see iPhone here. I'm sorry, in fact, I had to log out so probably. No, that's all right. Yeah, I had a small question. Can you just give us your name, please? Because we'll be transcribing up. Yes, I'm Shilpa Aziz. Okay. I'm from Cochin. संजय जी, आपको सुन के बहुत अच्छा लगा। फॉर मी ये पहली एक्सपीरियंस है ऐसे एक ग्रुप में। तो माय क्वेश्चन इज, जैसे कि हमने देखा है कि फोकलोर का जो जितना भी है, मोस्ट ऑफ द टाइम वी सी दैट काफी बार वो रूरल थीम्स या लोअर मिडिल क्लास की थीम पे बेस्ड हो जाता है। एंड फोकलोर यूजेस एंड द वेरी वर्ड फोकलोर आल्सो मींस इट्स अबाउट। तो जैसे विदेशिया का अभी बात बताया कि लेबर क्लास का कहानी, एंड बट एट द सेम टाइम व्हेन यू लुक एट द सोशल एस्पेक्ट ऑफ इट, it becomes as much applicable in the contemporary way as well to the upper class. So is there a reason why the urban themes are less explored? Of course, music and those kind of elements will come probably more from the rural themes, but क्या आप इसके ऊपर आपका क्या विचार है? थैंक यू। आवाज आपकी बहुत क्लियर नहीं आ रही थी, कट की आवाज आ रही थी। तो एक बार फिर से जरा जोशी जी आप उसको दर्शकों को बताएं अंग्रेजी में, तो मैं और क्लियर हूँ। हाँ जी. So what is the question that has been asked is that in most of these productions, the folk productions, the themes or the stories which have been, or the issues which have been raised are very, according to the word she has used, is lower middle class. I'm just repeating what she's saying. So themes are very, very lower middle class, and the presentation is also taken up according to that. So is it necessary that such kind of themes are only taken? What about the issues and topics which are more relevant in the larger contemporary context, and not just which are pertaining to their local issues? That's the question she's trying to ask. जितना ही लोकल हम होते हैं उतना ग्लोबल है वो। आज विदेशिया का डिस्प्लेसमेंट की जो स्टोरी है सिर्फ लोअर मिडिल क्लास की कहानी नहीं है, ये मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास और अपर क्लास की भी कहानी है, जो विस्थापित जो हो रहे हैं। आज भी माइग्रेशन को लेकर काफ़ी पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में इस पर चर्चा हो रही है, और एक तरह से ब्रेन माइग्रेशन भी जिसको कह सकते हैं होता है। तो कोई भी लोकल लोक फॉर्म जो है या फोक लोर है, उसके अपने नायक हैं, उसके नायक का उसको ग्लोरिफिकेशन होता है गायक, लेकिन ऐसा नहीं है उस सिर्फ लोअर क्लास के लिए ही वो लोक गायन होता है, बल्कि तो मैं 1 बजे से मुझे किसी और सेशन में जाना था, वो हमारा रिहर्सल का सेशन। बहरहाल, तो
लोअर क्लास के जो प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो मिडिल क्लास में भी हैं, और बहुत सारे यूनिवर्सल प्रॉब्लम्स होते हैं जो हर क्लास के लिए। कालजयी रचना इसीलिए उसको हम ढूंढते हैं कि चाहे वो विदेशिया हो, चाहे वो कालिदास का भी कोई नाटक आप ले लें, वो कालजयी है। कालिदास के नाटकों में सिर्फ अपर क्लास और राजा और रानी के बीच की कहानी नहीं है, बल्कि वो कहानी हमारे लोअर क्लास में भी किसी न किसी बहाने आपको देखने को मिल जाएंगे। संबंधों को लेकर जितने भी रियलिस्टिक नाटक लिखे गए, जो रिलेशनशिप को लेकर, वो रिलेशनशिप, वो जो ट्रायंगल लव वगैरह की जो समस्या है, वो भी सिर्फ मिडिल क्लास और अपर क्लास की कहानी नहीं है, बल्कि लोअर क्लास में भी आपको मिल जाएगी। इसलिए जो भी कालजयी रचना होती है, उसकी जो संप्रेषणीयता है, उसकी जो प्रभावोत्पादकता है, वो हर क्लास में किसी न किसी बहाने आपको मिल जाएंगी। ठीक है कि वो लोअर क्लास के लिए लिखा गया है, लेकिन अगर उसकी जो गूंज है, उसका जो स्वर है, अगर ग्लोबल है तो और होना चाहिए, तभी वो क्लासिक हो सकता है, तभी वो कालजयी रचना कही जाएगी। और अच्छा लिटरेचर उसी को हम कहते हैं जो हर क्लास को प्रभावित करे, नॉट ओनली पर्टिकुलर किसी एक क्लास को रिप्रेजेंट करता हो। तो फिर वो उससे उसको डिक्लास होना जरूरी होगा। जब तक आप डिक्लास नहीं होते हैं, तब तक आप बेहतरीन रचना नहीं कर सकते हैं, बेहतरीन नाटक नहीं कर सकते। संजय जी, मैं यही पॉइंट राइज करना चाह रही थी। तो मैं I'll just add an additional question to it कि यही विदेशिया रचना को आप अर्बन सेटिंग में अडेप्ट करेंगे, ऐसे कुछ ऐसे एक्सप्लोर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अभी मैं एक नया नाटक करने वाला हूँ, विदेशिया रिटर्न्स, उसका नाम दूंगा। कि विदेशिया अब आया है लौट के घर, और वो अपने बच्चे को कह रहा है कि ले जाएंगे। वो दूसरा नाटक है भिखारी ठाकुर का, गबर घिचोर, उसमें वो प्रॉब्लम है। तो वहाँ पति पत्नी को बोलती है कि नहीं, हम उसको नहीं जाने देंगे, वो मेरा बच्चा है। बोलता है कि नहीं, मेरा बच्चा है। फिर एक तीसरा कोई आ जाता है तो बोलता है मेरा बच्चा है। तो 3 लोगों की लड़ाई है, उसमें जजमेंट हो रहा है। तो जिस तरह से खड़िया का घेरा में कॉकेशियन चाक सर्कल में आपने देखा होगा कि बच्चा किसका, दूषा का या रानी का। तो वो जो लड़ाई, तो अंत में जजमेंट ये होता है कि इस बच्चे को जो खींच के ले जाएगा वो उसका बच्चा है। तो इस गबर घिचोर नाटक में भी वो कहानी है कि बोलता है जज पंच कि बच्चे का टुकड़ा 3 टुकड़ा कर देते हैं, एक टुकड़ा तीनों ले जाओ। और तब सबने कहा हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। माँ जो थी वो बोलती है कि नहीं, तो इसको टुकड़ा मत करो, इसको जिसको देना है दे दो, लेकिन मेरे बच्चे को काटूंगा। तब वहां जाके जज कहता है कि नहीं, जिसको प्यार नहीं है अपने बच्चे को, बच्चा माँ का है। तो विदेशिया का एक्सटेंशन है। तो और इससे बढ़िया मॉडर्न प्ले और क्या हो सकता है। एक बच्चा माँ का है। आज भी कोख को लेकर नाटक कुच्ची का कानून एक उपन्यास है, आपने पढ़ा होगा, जिसमें कि लड़का जो कोख है, पेट में जो बच्चा है, उस पर अधिकार सिर्फ और सिर्फ महिला का है, उस माँ का अधिकार है। और इसको लेकर बहुत बड़ा विमर्श पूरे विश्व के स्तर पे चल रहा है नारी सशक्तिकरण के दौर में। तो इसलिए विदेशिया को मैं एक सशक्तिकरण के रूप में भी देखता हूँ, महिलाओं को सशक्त करने की बात करता है। तो अगला नाटक मैं अगर करने की सोच रहा हूँ तो ये नाटक ही विदेशिया रिटर्न एंड देन उसका कॉन्टेम्पररी, ठीक है ना? Sorry. So answering to this question, he says that any issue, even if it's a local issue, it needs to be a global concern, and there can be nothing which is pertaining only to a certain class. Because in different flavors, in different intensities, in different structures, it will be relevant to different classes also. So nothing is exclusive to, and he personally doesn't feel that there are issues which are only of the lower class and not of the middle class and so on and so forth. So he says, but it is very important to declass. He uses the word, very interesting word. He says you need to declass yourself to make a play a certain amount of classic. To this explanation, the question which was re-asked was that
will the play Videshya, which he has directed and so many shows have, can it be put in the urban context? Can it be having an urban sensibility? To which Sanjay ji replied that he's coming up with a new play, which is Videshya Returns. We already have heard of the story where the husband has gone to Calcutta, he's married, he has a child, the wife is back home. And now the person who has migrated to Calcutta wants to come back. But when he wants to come back, he insists that he must get his child back with him. The child has to come. To which there is an opposition. The mother says, no, you will not be able to take the child. And so there is a tussle between the ownership to this particular child. And one solution that comes up, and he's given, of course, similar parallels like the Caucasian chalk circle. And he talks about, therefore, the jury or the judges or whoever are there in kind of judgment, they say, okay, fine, 3 people want to have this child, so let's cut this child into 3 pieces and each can have one piece of that child. To which the mother says, no, you cannot do this kind of a thing. It's fine, I don't mind. Whoever can look and give love to the child is most welcome to take that child. And this is a very, very important thing of the basic love that a mother has over the child. And therefore, it is common belief even in across the world that the basic ownership of the child is with the right of that ownership of that child is with that woman who actually helped that child grow in her womb for 9 months. So she has got the right to that child more than anyone else in the world, irrespective of the kind of conflict that might arise. And by coming up with Videshya Returns, his new play, he's also going to lay a lot of stress on women empowerment, because this particular issue which the play will end with will be empowering women and their rights and their right to inheritance. So multiple things which are so very contemporary and they move across class. I mean, these are issues with the tribals. There are also issues with highly upper middle class or the more mobile kind of classes, well-traveled, well-heeled, affluent classes. Also, these issues are there. So it is across the class. I think, yeah, I see Shivani Dubey raising her hand. Okay. Shivani, yes. Shivani, can you please unmute yourself and come in? यस सर. हेलो संजय सर, मेरा नाम शिवानी है सर. मेरा एक ऑब्जर्वेशन रहा है, जो भी मैं लोक नाटक या फिर लोक संगीत सुनती हूँ, तो जिसमें उसमें महिलाओं की जो परिस्थिति दिखाई जाती है वो बहुत ही ज़्यादा घरेलू सेटिंग के तहत उसको दिखाई जाती है. अगर कोई शहरी महिला उसमें अगर आती भी है तो उसमें 2 महिलाओं का संघर्ष दिखाया जाता है. कैसे एक महिला दूसरी महिला की जैसे बोलते हैं ना, एक महिला दूसरी महिला की दुश्मन होती है, इस तरीके का ये जो घरेलू सेटिंग है. और या फिर इवन जो संगीत होते हैं, लोक संगीत होते हैं, जैसे गाना में ही ले लीजिए महेंद्र मिश्र साहब का अंगूरी में डसले बिया नगिनिया रे, या फिर मोती झील से सैया मेहंदी लिया आदम मोती झील से बहुत डिपेंडेंसी दिखाई जाती है महिलाओं का एक अपने पति के ऊपर. शायद सर ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, शायद मैं गलत भी हूँ, लेकिन तो सर इस पे आपका क्या विचार है, आप क्या बताना चाहेंगे सर इस पे? Okay, the question that Shivani is raised is about that in most of the folk traditions or the folk theatre which is there, there's always the woman is shown as a highly domesticated person who is completely dependent on her husband and very, very low profile without any rights or whatever it is. And also about the conflict when another woman from an urban setting comes in, there's always some kind of a rift over there. It's not only about the storyline, it's also about the she gave examples of some verses, some lyrics, which also talk about this. So she wants Sanjay ji's opinion about this depiction of women in the folk theatre. ये तो सदियों की परंपरा है, पुरानी परंपरा है कि महिलाओं को जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है तो उसमें महिलाओं को ज़्यादा ये किया गया है, मतलब तो कम आका गया है उसको, उसके एग्जिस्टेंस को. और महिलाएं डिपेंड भी करती थी, अपने हस्बैंड के ऊपर डिपेंडेंट होती थी 100%. तो वैसी स्थिति में जो लिटरेचर भी आए या जो जिस तरह की पोइट्री आई उसमें भी ये पूरा का पूरा फ्यूडल हमारा जो माइंडसेट रहा है. और हमारा जो देश है इसने राजतंत्र को भी देखा है और लोकतंत्र को भी देख रहे हैं, और हम वो जो हमारा जो सिस्टम था, फ्यूडल सिस्टम था, उसको भी देखा है, जमींदारी प्रथा को भी देखा है.
तो और आज लोकतंत्र भी बहुत बड़ा, महिलाएं जो है पुरुषों के बराबर खड़ी हैं, और तो ये इतने सालों से संघर्ष का ही परिणाम है कि आज महिलाएं खुलकर बोल रही हैं। वह भी वो हर काम कर रही हैं जो सारे मर्द करते हैं, पुरुष करते हैं। तो बीच में इस तरह का जो पोइट्री था, जो रोमांटिसिज्म की बात महिलाओं को लेके, उसके देह यष्टि को लेकर वर्णन करना, ये तो अपने क्लासिक में भी है। आप चले जाइए कालिदास के लिटरेचर में चले जाइए, वर्णन है बहुत इस तरह का, महिलाओं के एक एक अंग को लेकर वर्णन है। और छायावादी कविताओं का जो दौर था उसमें भी जो महिला है वो इंतजार कर रही है, और तरह तरह से श्रृंगार का वर्णन है, उसके देह को लेकर वर्णन है। महिलाएं बहुत ज़्यादा गहना प्रिय होती हैं, इसको भी लेकर बहुत लिटरेचर में इसका वर्णन है, खासकर फोक में, कि क्या क्या गहना पहनती है महिलाएं। और अंगुली में डसले बिया नगिनिया पिया के बुलादा, वो हस्बैंड बाहर है, अकेले है, रात में उसकी उंगली में नागन ने डस लिया है, डंक मारा है, तो रो रो के कह रही है अपने नजर से कि पिया को बुला दो। तो हो सकता है वो झूठ भी बोल रही हो कि किसी भी तरह खबर करो मेरे पति को, हस्बैंड को जो बाहर है, ताकि वो आए दौड़ के। तो इसका दोनों सबटेक्स्ट इसका ये है, अंगुली में डसले बिया नगिनिया पिया के बुला दे, सैया के बुला दे। सचमुच का उसको जरूरी नहीं कि उसको डंक मारा है, हो सकता है वो छल कर रही है कि किसी भी बहाने वो आ जाए मुझे देखने के लिए कि अरे मुझे डंक आ रहा है। तो लोक नाटकों में, लोक शैलियों में महिलाएं स्वर बहुत मुखर होके आई हैं, और बहुत ही उसको, महिलाओं को एक तरह से कहा जाए इंतजार, विरह, और ज्यादातर रचनाएं, अब 90% जो फोक है, खासकर हमारे पूर्वांचल का, उत्तर बिहार का, जिसमें महिलाएं अपने पति का इंतजार कर रही हैं, विरह में हैं, और डिस्प्लेसमेंट को लेकर क्या क्या स्थितियां उत्पन्न होती है उसको लेकर है। 12 मास, 12 मासा, 12 महीने का वर्णन है। 12 महीने में 12 तरीके का जो हमारा जो फेस्टिवल है, उस फेस्टिवल में वो किस तरह से वो अपने पति को याद करती है कि होली हो गया, सब लोग होली खेल रहे हैं, मेरा जो गाल है या पूरा मेरा जो चेहरा है वो ऐसे ही है, कोई नहीं खेलता है हमारे साथ। तो अलग अलग महीने में जितने भी महिलाएं बिल्कुल ही उपेक्षित रही हैं लोक साहित्य में, और अब जाकर उसको मुखर हो रही हैं। और ये हम लोगों का काम है कि उनको किस तरह से प्रेजेंट किया जाए आज के संदर्भ में। सिर्फ और सिर्फ उसको, महिला कोई वस्तु नहीं है, महिला कोई जस्ट एक देख कर और सिर्फ रोमांस करने के लिए ही महिलाओं का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, बल्कि महिलाएं भी उसी तरह से अपना हक रखती हैं, अधिकार रखती हैं जैसा कि पुरुष, और आज वो पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, सक्षम हैं। तो मेरा शायद प्रश्न का, आपके प्रश्न का जवाब और भी मैं दे सकता था, लेकिन मैं थोड़ा संक्षेप में मैंने दिया है, क्योंकि मुझे भी कहीं एक दूसरे सेशन में जाना था, और मुझे लगा था कि 11 से 12 1 घंटे का सेशन होगा, लेकिन चूंकि ट्रांसलेशन भी हो रहा है इसलिए 2 घंटे का समय हो गया, और मेरे पास फोन आ रहा है कि, तो अब इसको मुझे लगता है कि कल्मिनेट ही किया जाना चाहिए। या और कोई प्रश्न है तो देख लीजिए। Okay, so very quickly I will summarize this. Yes, Sanjay ji does agree that the kind of literature which is traditionally written is always keeping the women in the backseat, always showing them as oppressed, and there's so much of text and so much of poetry, and everywhere there is talk about how women have been kind of exploited. There have been detailings about their how they looked, the kind of jewelry they wore, the sorrow, the grief, and the perpetual waiting for their lovers, for their husbands. So this kind of literature has been there right from a very, very long time.
and especially in the Lok Sahitya, in the folk literature, these kind of references which have been going on traditionally have been there. And I think what he's trying to say is that it is very, very important, because women have, over all these generations today, women stand on the same footing as men. They are probably doing exceptional amount of work. There are women rights, and there is a lot of women empowerment which is there. So it is the duty of this generation, of the writers today, of the directors today, to make sure that women are not objectified and not just used as symbols of depicting sorrow and waiting and so on and so forth, but giving them a new dimension, giving them that kind of respect and power and identification which they rightly deserve in today's context. So this is a summary of thing. I think Chandradasan, Sanjay ji also was saying that I think he felt it was going to be for an hour and it has probably overshot a little bit. He also needs to committed to other spaces. So I would now transfer it to Chandradasan. Would you like to come in? And if there are any questions, he's ready to answer, but otherwise he would like to culminate if possible. So depends on his time. I was keeping 2-3 questions in my mind. I can put it very briefly. If he gets time, he can answer that. Yeah. One thing which I was hearing is that when he was saying about the folk traditional forms, he was more onto the soundscapes, all these things. So I was keen about his approach to the narrative format of the play. When a text like Ashad Ke Ek Din or some very strong text which is bound by the structure of writing is adapted to a folk narrative style. So what is his approach to the narrative style of the text? That's one thing. And there are a lot of forms, so certain forms are very ritualistic, certain forms are very narrative, certain forms allows actors to show their skills and their skill in acting, jugglery, whatever, some sort. So of these different kinds of forms, which are the kind of forms which is really more depending on kind? And the other important thing is that, after all these things, we have to put this performance in a proscenium kind of format, which is most of the time the folk theatre is done in the open space without any distinction between the actor space, audience space. It's more informal and direct. So what happens when we have to keep the performance to the proscenium, and how do he overcome the grammar or structure or the proscenium format, and how do he takes it beyond that? So these 2-3 things, I was just curious enough. So I put it very briefly. Sanjay ji, I hope you have got that question from Chandradasan. And if you have time, you can probably wanted to respond to that. बहुत सारी बातें हैं उनके प्रश्न में. तो उन्होंने नैरेटिव्स को लेकर, उसका जो फॉर्म है उसको लेकर बात करना चाह रहे हैं. फिर उसके बाद अलग अलग आषाढ़ के एक दिन को आपने किस तरह से उसको ये किया, अपने नैरेटिव्स या नरेशन में ले आया, या स्टोरी टेलिंग जो है उसको किस तरह से किया, या और भी जो नाटक है उसको जो ओपन में होता है लोक नाटक, लेकिन आप प्रोसीनियम में करते हैं, या जब ओपन में करते हैं तो कैसा, प्रोसीनियम में कैसा, इस तरह की बातें वो जानना चाह रहे हैं. क्योंकि चंद्रदासन जी, होता क्या है कि कोई भी लोक नाटक जो था अपने पूरे भारतवर्ष में, वो सारा ओपन स्पेस में होता था. संस्कृत नाटक भी मंदिर में हुआ करता था, और बाद में धीरे धीरे प्रोसीनियम में हम लोग आए. तो आधुनिक चूंकि हम बात कर रहे हैं कि जब हम ओपन में नाटक जो होता था उसका अपना एक व्याकरण था, तखत लगा दिया और पेट्रोमैक्स लगा दिया, उसके बाद नाटक हो रहा है, बिल्कुल ही इनफॉर्मल तरीके से होता है. तो पीछे सारे कलाकार बैठे हैं या खड़े हैं,
उसी में से निकल के आगे आइए और अपना किरदार अदा कीजिए, अभिनय कीजिए, फिर वापस चले आइए। तो इस तरह का एक फ्री स्टाइल ऑफ थिएटर जिसको कह सकते हैं, बिल्कुल वो हुआ करता था। हम लोग जब आधुनिक नाटक करने वाले लोग, कंटेम्प्रेरी थिएटर करने वाले लोग, हम लोग एक प्रशिक्षण लेकर आए हैं और वो हमारे लिए उसका स्पिरिट ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उस लोक शैली का, उस लोक नाटक का जो एलिमेंट है, जो स्पिरिट है उसका, वो हम लेने की कोशिश करते हैं। और ग्रामर हमारा आधुनिक थिएटर का, प्रोसीनियम थिएटर का अलग है। एंट्री एग्जिट होगा, अप डाउन से आना है या सेंटर से आना है, सेंटर से या लेफ्ट जो क्या उसको बोलते हैं डाउन स्टेज है, अप स्टेज से किधर से कौन से विंग से एंट्री लेनी है, एग्जिट करना है। तो टेक्निक आ गया, लाइटिंग के उसकी होती है, कॉस्ट्यूम डिजाइन बाकायदा हम लोग करते हैं। लोक नाटकों में ऐसा तो था नहीं। पहले तो हमारे यहाँ तो चौक से लगा लिया, उसको मुर्दा शंख बोलते हैं, लगा कर मेकअप होता था उस वक्त। कुछ भी ड्रेस अपना इम्प्रोवाइज करके जो मिल जाता था उसको डाल लिया। तो लेकिन हम लोग जब उसको करते हैं तो प्रोसीनियम में वही जो ओपन में नाटक हुआ करता था उसको हम प्रोसीनियम में लाते हैं और उसको बाकायदा उसमें डिजाइनिंग होती है, बाकायदा उसकी स्कीमिंग होती है, ग्राउंड प्लान बनता है सेट का। और वो सारा जो मतलब टेक्निक है उसका हम आधुनिक टेक्निक उसका इस्तेमाल करते हैं। और तभी वो कंटेम्प्रेरी थिएटर का जो की दुनिया है उसमें तभी वो compete कर पाते हैं। तभी हम उसके जब हम विदेशिया करते हैं तो किसी भी कंटेम्प्रेरी थिएटर जो लोग जो कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल थिएटर भी कर रहे हैं, क्लासिकल थिएटर कर रहे हैं, कहीं भी उनसे कम नहीं होता है, बल्कि उनके पैरेलल जाके वो कम्पीट करता है। ये कहता है कि देखो हमें कंटेम्प्रेरी और मॉडर्न प्ले कर रहा है, ठीक है, लोक नाटक है, उसमें लोक गायकी होगी, लोक शैली इम्पॉर्टेंट है, लेकिन हम स्पिरिट जो है ना लोक नाटकों का, वो स्पिरिट हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। हूबहू हम पूरी शैली को एक तरह से उसको कह सकते हैं कि इलस्ट्रेट नहीं करते। थिएटर इज नॉट अ मीडियम ऑफ इलस्ट्रेशन ओनली, इट्स अ मीडियम ऑफ इंटरप्रेटिव मीडियम। तो हमें उससे इंटरप्रिटेशन पैदा करना है उस फॉर्म के साथ। जरूरी नहीं कि हम उसको हूबहू इलस्ट्रेट करें। इसलिए हम आप जैसे लोग या हमारे जितने भी कंटेम्प्रेरी जो साथी हैं जो काम कर रहे हैं, थिएटर कर रहे हैं, वो सब स्कीमिंग करते हैं, बाकायदा प्लानिंग करते हैं और तब जाकर वो नाटक करते हैं, बेशक वो लोक नाटक ही क्यों ना हो। So here, Chandra, he was saying that there are multiple questions which you have raised. Yes, he believes that it's been a long journey because traditionally folk theatre was done in open spaces and then it progressed into proscenium. And he also says that in open spaces, there's a different kind of a grammar which has been used, which is more informal, the way in which the lights have been put up, the way in which costumes have been designed. But what is important is when you are trying to move from these informal spaces to, into very structured proscenium spaces, it is very essential that you maintain the spirit or the element of the folk traditions or the folk narratives which are there, or folk songs are there. And because he says that with training, with proper scientific training, which is at the drama schools, there is change in techniques and costume design. Traditionally, folk theatre, there wasn't so much of elaboration over there in terms of lighting, in costume design, in makeup, and so on and so forth. But when all these have come and you still have to perform with the same kind of power, the same kind of essence to get the same feel of the folk tradition, it is important to design, to scheme, and to plan well so that the feel is there, but the space is completely changed. Because he's of the strong belief that you don't need to illustrate the form or the style, but to create a piece of work or a narrative or a certain kind of a new text which is open to various interpretations. So you don't have to illustrate it exactly the way it is over there. It has got to be modified, schemed, designed, and planned accordingly to fit into a different kind of space. Thank you, Sanjay ji. I think the time has run up and he is busy with other programs also. So it's time to say thank you
And Yuvrajji, you want to come up and say something? Just unmute and speak something so that we can have final. If my parents to come here. Lots of questions, but since I'm very disciplined about commitment and he has to go, and I appreciate his commitment, so I'll ask him in some other session. Wherever he goes, I'll chase him. जरूर मोस्ट वेलकम। तो बड़ा अच्छा लगा अजय जोशी ने हमारी बातों को जितना खूबसूरती से ये रखा। मुझे लगता है कि हिंदी से ज्यादा अंग्रेजी में इन्होंने बात को, हमारी बातों को और भी इसको क्लियर करके समझाया है और बहुत ही खूबसूरत तरीके से, बहुत ही विद्वतापूर्ण तरीके से। तो मैं जोशी जी का बहुत मैं पहली बार मिल रहा हूँ। पहली बार हम मिले थे रायगढ़ में और आज ये दूसरी बार हम मिल रहे हैं और बहुत ही अच्छे सहयोग में। फिर हम लोग मुलाकात कभी होगी किसी अच्छे सहयोग में। चंद्र दसांज जी बहुत आभार आपका, आपने मुझे मौका दिया इस प्लेटफॉर्म पे। और युवराज जी आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप आए। तो आपको तो मैं बड़े भाई कहता हूँ, बड़े भाई की तरह हैं आप हमारे। और जितने भी सुनने वाले लोग थे, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, जिन्होंने प्रश्न किया बड़े अच्छे, मैं जितना संभव हो सका आप जवाब दे पाया। और फिर मेरी हड़बड़ी भी है तो मैं एक बार फिर आप सब लोगों को प्रणाम करता हूँ, आप सब लोगों को शुक्रिया अदा करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। Thank you, Sanjay ji. Thank you. It was so great to hear you, and you made a lot of points very relevant to contemporary practice of Indian theatre, which all of us has to look deeper into and take it forward. And thank you for coming in. And Ajay, you did a wonderful work in exactly translating what he was saying. And everybody who has been with this session, and Robojita is there right now. So thank you everybody, and see you next week 11 a.m. with Satyabradha Raut speaking about space and design of the place. Another important director who is an alumni working in Hyderabad University, teaching there, and a Sangeeta Academy awardee, and also a Fulbright fellow, a teacher, director, designer. We'll hear him next Sunday 11 a.m. So welcome everybody. Thank you, and we'll put this into the YouTube channel soon. Thank you. Bye.